एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एसएसबी से जुड़ी कई परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है और मैं आज आपके माध्यम से बिहार की जनता को यह भी बताना चाहता हूं, भारत नेपाल सीमा सड़क योजना के तहत 554 किलोमीटर बॉर्डर रोड को भी स्वीकृत किया गया है और इसमें से 18 खंडों में से 14 खंडों पर कार्य पूरा हो चुका है और 4 खंडों पर कार्य की पूर्ण करने की गति अति तेज है। इसके लिए आवंटित 2496 करोड़ में से 2336 करोड़ रुपए का खर्च पूरा हो चुका है। मुझे भरोसा है कि ये रोड बन जाने के बाद निगरानी की आपकी क्षमता अनेक गुना बढ़ जाएगी, नागरिकों की सुविधाएं भी बढ़ेगी और जन सामान्य के कल्याण के लिए ढेर सारे विकास के काम सीमा के अंत तक पहुंचाने में बड़ी सरलता होगी। आज मैं एसएसबी के कार्यक्रम में आया हूं, तब एसएसबी एक जमाने में विशेष सेवा ब्यूरो के नाम से जाना जाता था और हमारे सीमांत गांवों के सांस्कृतिक पहचान, इतिहास, उनकी संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन, उनकी पहचान का संरक्षण और संवर्धन, ये जिम्मेदारी एसएसबी के जिम्मे थी। बाद में समय के साथ साथ 65 से लेकर आज तक काम बदलता गया, परंतु अटल जी की सरकार के वक्त एक निर्णय हुआ कि भारत और एक देश की सीमा पर एक ही सशस्त्र बल सुरक्षा करेगा और तब से लगभग एसएसबी के जिम्मे नेपाल भूटान की सीमाओं की सुरक्षा का काम आया। 2001 में 1751 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल की बाढ़ बगैर की सीमा की सुरक्षा आपके जिम्मे आई और 2004 से 699 किलोमीटर लंबी भूटान की लंबी सीमाओं को आपको सौंपा गया और आपने हर जगह पे कठिन से कठिन परिस्थिति में सीमाओं की रखवाली और गांव के जो भारत के रहने वाले नागरिक हैं उनकी कुशलता की हमेशा चिंता की है। मित्रों, जब आप बॉर्डर बगैर की सीमा की सुरक्षा का जिम्मेदारी उठा रहे हो, तब एक बात पर मैं निश्चित ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सही है कि बॉर्डर इसलिए नहीं कि हम मित्र देश की सीमा की सुरक्षा करें, इस सीमा की सुरक्षा करें जो भारत के साथ मैत्रीपूर्ण रिश्ते हैं, परंतु यह जरूरी नहीं कि हमारे देश के दुश्मन और देश को नुकसान करने की मंशा रखने वाले तत्व वो देश के रास्ते का उपयोग कर भारत में प्रवेश न करें। इसलिए हमेशा सीमा सुरक्षा बल ने अपनी नजर भी पैनी रखनी पड़ेगी और अपने इंफॉर्मेशन के स्रोतों को भी बहुत मजबूत रखने की जरूरत है और इसके लिए जरूरी है कि सीमांत गांव के अंदर सीमा सुरक्षा बल के जवान और अधिकारी दोनों का संवाद हो, संपर्क हो और अच्छे संबंध हो, तभी हमें गांवों से इंफॉर्मेशन मिल सकती है। उसी तरह से सीमा के उस पार जो सशस्त्र बल है उसको भी हमने हमारे रिश्तों के माध्यम से हमारे काम में उपयोग भी करना चाहिए और उनका भी सहयोग करना चाहिए। सीमा की सुरक्षा के साथ साथ अवैध स्मगलिंग, नारकोटिक्स और कई प्रकार की ऐसी गतिविधियां हैं जिस पर हमें पैनी नजर रखनी है। मैं तो चाहूंगा कि एसएसबी के सभी अधिकारी बैठकर इसके लिए एक एसओपी का निर्माण करें जिसको जवान तक, नीचे तक ट्रेनिंग के समय से ही सिखाया जाए। मैं निश्चित रूप से मानता हूं जहां बाढ़ लगी है, फेंसिंग है, वो सीमा की सुरक्षा करना सरल है। उस और मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखने वाला देश न होने के बावजूद भी सरल है क्योंकि बीच में बाढ़ है। मगर जब खुली सीमा की सुरक्षा करनी होती है तो अनेक प्रकार के सीमा सुरक्षा के नए आयामों को हमने एड्रेस करना पड़ता है, पहचानना पड़ता है और उसका समाधान भी ढूंढना पड़ता है। तो सीमा सुरक्षा बल के डीजी और सारे अधिकारी बैठकर एक ऐसी एसओपी बनाएं जो सभी खतरों को नाप लेने में सक्षम हो। अभी कुछ दिन पहले मैंने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2 का आसाम में लोकार्पण किया था और वाइब्रेंट विलेज 2 और वाइब्रेंट विलेज 1 मिलकर बहुत महत्वपूर्ण सुधार गांवों की स्थिति में करने का लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने रखा है। मुझे पूरा भरोसा है
किस लक्ष्य को हम सिद्ध कर पाएंगे। नरेंद्र मोदी सरकार का बहुत प्राथमिकता वाला एजेंडा हमारे जवान और उनके परिवारजनों की सभी प्रकार की सुविधाएं बढ़े और कष्ट कम हो, ये है। इसलिए हमने आयुष्मान सीएपीएफ, आवास योजना, आवास वेब पोर्टल, प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना, बहनों को भर्ती करते हैं उनके अच्छे रहने की व्यवस्था, विकलांग अनुग्रह राशि को भी संरेखित करना, कई प्रकार के सुधार जवानों के कल्याण के लिए किए हैं। मैं आज बिहार के सीमांचल के क्षेत्र में आया हूं, तब मैं बिहार की जनता को भी कहना चाहता हूं कि हमने चुनाव में बिहार की जनता को वादा किया था कि हम बिहार को घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। घुसपैठियों से मुक्ति से मतलब सिर्फ मतदाता सूची से नाम हटाना नहीं है। हम कृतनिश्चयी है कि एक एक घुसपैठिए को भारत की भूमि से चुन चुन कर भारत के बाहर भेजने का कार्यक्रम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर देना चाहती है, मेरी सरकार भी स्पष्ट करना चाहती है कि वादा चुनावी वादा नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार का यह दृढ़ संकल्प है कि पूरे देश को हम घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। और ये पूरे सीमांचल क्षेत्र में ये शुरुआत कुछ ही समय में होने जा रही है। मैं खुद चुनाव के वक्त 4 दिन सीमांचल में रहा था, हर जिले में गया हूं और ये वादा किया है जनता को कि हम पूरे सीमांचल को घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। आमतौर पर नेताओं के वादे जनता को याद कराना पड़ता है, मगर आज मैं सीमांचल की जनता को मेरा वादा याद कराने आया हूं, क्योंकि मुझे सीमांचल की जनता का सहयोग चाहिए। घुसपैठिया सीट हमारे चुनाव को प्रभावित नहीं करते। गरीबों के राशन में भी वो हिस्सा ले जाते हैं। हमारी रोजगारी में भी हमारे युवाओं की सारी संभावनाओं को क्षीण करते हैं। और इसके साथ साथ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी एक घुसपैठिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और अब समय आ गया है कि समूचे देश ने हर स्तर पर काम कर घुसपैठियों से देश को मुक्त कराने का एक अभियान हाथ में लेना पड़ेगा। यह 3 दिन में भारत सरकार के संबंधित सारे मंत्रालय, बिहार सरकार के गृह मंत्रालय, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, एसपी और कई सारे संगठनों की 3 दिन में डिटेल मीटिंग कर हम एक कार्य योजना बना रहे हैं। और सीमा से 10 किलोमीटर के अंदर जितने भी अवैध अतिक्रमण है, वो सारे के सारे अतिक्रमण सबसे पहले ये अभियान के अंदर दूर कर दिए जाएंगे। और घुसपैठिए को चिन्हित कर भारत के बाहर भेजने का कार्यक्रम भी हम यहां से शुरू करेंगे। जनसांख्यिकी का बदलाव किसी भी देश के लिए स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं करता है। जनसांख्यिकी स्वाभाविक वृद्धि, इसका स्वागत है, मगर अतिक्रमण से, घुसपैठ से जनसांख्यिकी का बदलाव किसी भी देश की संस्कृति, इतिहास और भूगोल तीनों के लिए बहुत खतरनाक होता है। और हम इसको जानते हैं। इसलिए सरकार ने निर्णय किया है कि एक उच्च स्तर पर जनसांख्यिकी परिवर्तन की उच्च स्तरीय समिति का घोषणा किया जाएगा। और वो समिति न केवल सीमांत क्षेत्र, पूरे देश के जनसांख्यिकी के परिवर्तनों को बहुत डिटेल बारीकी से अभ्यास करेगी और भारत सरकार को इस जनसांख्यिकी परिवर्तन को कुदरती बनाने के उपाय सुझाएगी। और सबसे ज्यादा प्रभावित जो क्षेत्र है जनसांख्यिकी परिवर्तन से, बंगाल, बिहार और झारखंड का क्षेत्र है। बंगाल में भी चुनाव है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पहला एजेंडा रहने वाला है कि सीमा पर बाढ़ का काम समाप्त करना और एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर भेजना। और इसकी शुरुआत, चूंकि यहां पर सरकार बन चुकी है, जनादेश भी इस एजेंडा को प्राप्त हो चुका है। हम तो इसी मुद्दे पर चुनाव लड़े थे। हमारी विपक्ष की पार्टियों ने यह मुद्दे का विरोध किया था, मगर मैं तो आभारी हूं बिहार की जनता का कि अभूतपूर्व जन समर्थन हमें मिला है। बिहार के कल्याण के एजेंडा के साथ साथ वो मैंडेट में घुसपैठियों को निकालना भी शामिल है। और मैं आज इस मंच से बिहार की जनता को और देश भर की जनता को ये भरोसा देकर जाता हूं कि हम दूसरी बार जनादेश के लिए आएंगे, उसके पहले एक एक घुसपैठियों को भारत के बाहर निकालने का काम समाप्त कर आएंगे। और इसमें एसएसबी का भी बड़ा रोल है और आपकी भूमिका जो है वो भी आपको विगत से बताई जाएगी। मैं फिर से एक बार आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी जवानों को
अनंत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आपकी सुविधाओं में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो रही है और एक बार का काम नहीं है, ये निरंतर चलने वाला काम है। हमारा लक्ष्य है आपका सुविधापूर्ण जीवन। जब आप अपने युवानी के स्वर्णिम वर्ष सीमा पर बिता रहे हैं, तो आपका और आपके परिवार का पूरा अधिकार है कि सभी सुविधाओं पर से युक्त आपका और आपके परिवार का जीवन हो। हम इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। फिर से एक बार मेरी अनंत अनंत शुभकामनाएं आपके साथ है। वंदे मातरम। भारत माता की जय। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो एसएसबी के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एसएसबी यानी कि सुरक्षा बलों के ऊपर सीमा की जो सुरक्षा है उस पर उनको पैनी नजर रखनी होगी। घुसपैठिया उन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा बताया। उन्होंने कहा है कि आसपास की सीमाओं पर जो अवैध अतिक्रमण है उसको भी हटाया जाएगा, उस पर भी पैनी नजर रखी जाएगी। और साथ ही साथ वो वहाँ पे एसएसबी के लिए कई ई लोकार्पण, उनकी परियोजनाओं का ई लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। और आगे बढ़ते हैं और अब एक्सप्रेस 100 अपना शुरू करते हैं, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया और खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार। पीएम मोदी के इजराइल दौरे का दूसरा दिन है और पीएम मोदी ने आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी होलोकास्ट के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद विजिटर बुक्स में साइन करेंगे और फिर प्रधानमंत्री इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से मुलाकात करेंगे। और इसके बाद पीएम मोदी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे और इस बैठक में रक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, नवाचार और उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार यानी कि 25 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डिनर से पहले पारंपरिक भारतीय कपड़े पहने, जो चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना एक वीडियो शेयर किया और उसमें उन्होंने लिखा कि हमारे संयुक्त रात्रि भोज से पहले मैंने अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी को पारंपरिक भारतीय परिधान पहनकर चौंका दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि बहुत ही शानदार, भारतीय परिधान के प्रति आपका ये लगाव हमारे देश की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के प्रति आपके सम्मान को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल के सर्वोच्च संसदीय सम्मान से नवाजा गया। इजरायली संसद नेसेट के स्पीकर ने पीएम को यह मेडल प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल पाने वाले पहले विश्व नेता हैं। यह सम्मान भारत इजराइल रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में पीएम के असाधारण योगदान और लीडरशिप के लिए दिया गया है। पीएम मोदी विश्व के उन गिने चुने नेताओं में शामिल हैं जिन्हें इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के शीर्ष अवार्ड से नवाजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल की संसद नेसेट को संबोधित किया और इस मौके पर पीएम ने हमास द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को किए गए बर्बर आतंकवादी हमले के पीड़ितों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इजराइल के मजबूत सहयोग पर प्रकाश डाला। उन्होंने रक्षा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, कृषि, जल प्रबंधन, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी क्षेत्रों में गहरे संबंधों पर बल दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत की गतिशील आर्थिक और रणनीतिक शक्ति के रूप में उदय की प्रशंसा की। उन्होंने भारत को वैश्विक मंच पर दहाड़ता हुआ एशिया का शेर बताया। इजराइल की संसद द्वारा स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि यह सम्मान किसी एक व्यक्ति को समर्पित नहीं है, बल्कि भारत और इजराइल के बीच स्थायी मित्रता को समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के यरूशलेम में तकनीक से जुड़ी एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जिसमें इजराइल के उच्च तकनीकी क्षमताओं को दिखाया गया है। पीएम मोदी की लोकप्रियता का डंका पूरी दुनिया में बजता है और अब पीएम मोदी के नाम एक और अनोखा रिकॉर्ड जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स का ऐतिहासिक माइलस्टोन पार करने वाले दुनिया के पहले लीडर और पॉलिटिशियन बन गए हैं। पीएम मोदी के बाद डोनाल्ड ट्रंप 43.2 मिलियन फॉलोअर्स के साथ दूसरे नंबर पर है और उसके बाद इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो 15 मिलियन फॉलोअर्स के साथ तीसरे नंबर पर हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति 14.4 मिलियन फॉलोअर्स के साथ चौथे नंबर पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान क्रांतिकारी वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि उनका व्यक्तित्व और कृतित्व हर पीढ़ी को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि स्वतंत्र वीर सावरकर जी आजादी के आंदोलन के उन नायकों में थे जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से स्वतंत्रता व सांस्कृतिक स्वाधीनता के लिए एक साथ संघर्ष किया। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, जिसमें 16 मार्च को 10 राज्यों की 37 सीटों के लिए मतदान होगा। नामांकन की अंतिम तिथि 5 मार्च है, जबकि 6 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 9 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मानवाधिकार परिषद के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए कहा है कि भारत ने हमेशा टकराव के बजाय संवाद, सहमति और मानव केंद्रित विकास को प्राथमिकता दी है। डॉक्टर जयशंकर ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारत आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ दृढ़ है और इसे मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन मानता है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत मानव क्षमताओं के विकास में अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। उन्होंने देश के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को सराहा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जापान के दौरे पर हैं। योगी आदित्यनाथ का जापान दौरे का आज दूसरा दिन है और इस दौरान सीएम योगी ने यामानाशी में कोमे कुरायामा हाइड्रोजन रिसर्च फैसिलिटी का दौरा किया।
वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने जापान के यामानाशी प्रांत के गवर्नर कोटारो नागासाकी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यामानाशी पब्लिक स्कूल के बच्चों से मुलाकात की। बच्चों ने मुख्यमंत्री योगी के पैर छुए और श्लोक पढ़े और बाद में मुख्यमंत्री ने बच्चों को चॉकलेट गिफ्ट की। कर्नाटक में एक बार फिर से भाषा और राजनीति को लेकर घमासान तेज हो गया है। ताजा विवाद स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम के विज्ञापन को लेकर शुरू हुआ है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने सरकारी कार्यक्रम का निमंत्रण उर्दू में प्रकाशित करवाकर तुष्टीकरण की राजनीति का परचम परिचय दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए गठित 3 सदस्यीय समिति का पुनर्गठन किया है, जो मार्च 2025 में उनके आवास से जले हुए नोट मिलने से जुड़ा है। नई समिति में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अरविंद कुमार, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और कर्नाटक के सीनियर एडवोकेट बीवी आचार्य शामिल हैं और ये 6 मार्च से प्रभावी होगी। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। इंद्रावती नदी के दुर्गम मैदानी और जंगली इलाकों में हुए एक भीषण मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 माओवादियों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इलाके में सघन तलाशी के दौरान 2 माओवादी शवों के साथ भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी जब्त किया गया है, जिसमें SLR राइफल, 1 इंसास राइफल, 12 बोर राइफल्स और अन्य विस्फोटक सामग्री शामिल है। उद्योगपति अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अनिल अंबानी दिल्ली में ईडी ऑफिस पहुंचे हैं। ईडी ने उन्हें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत एक जांच के सिलसिले में पेश होने के लिए बुलाया था। एनसीईआरटी ने क्लास 8 की सोशल साइंस के जुडिशरी से जुड़े चैप्टर पर रोक लगा दी है और इसे अपनी गलती मानते हुए माफी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को ही CJI सूर्यकांत ने फटकार लगाई थी और इसके बाद आधी रात को बयान जारी कर एनसीईआरटी ने खेद जताया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे का आज दूसरा दिन है। उन्होंने भारत नेपाल के बीच इलेक्ट्रिक सीमा चौकी पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा बल को बॉर्डर पर रखनी होगी पैनी नजर। और इसके अलावा अररिया में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 की कार्यान्वयन बैठक में हिस्सा लेंगे और इसके बाद 27 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह पूर्णिया में सीमावर्ती जिलों से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। पश्चिम बंगाल में चल रही SIR प्रक्रिया को लेकर आज मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देशों और पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के न्यायाधीशों की सूची पर चर्चा होगी। पश्चिम बंगाल में SIR के तहत लंबे 60 लाख मामलों की सुनवाई को तेजी से निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा और झारखंड के न्यायाधीशों की पश्चिम बंगाल में तैनाती की अनुमति दी है। और इसके तहत कोलकाता हाई कोर्ट के दोनों राज्यों ने हाई कोर्ट को पत्र भेजा है, जिसमें लगभग 400 न्यायाधीशों के पश्चिम बंगाल में आने की संभावना जताई जा रही है और साथ ही पश्चिम बंगाल के 532 न्यायाधीशों और अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों की सूची राज्य चुनाव आयोग के कार्यालय में पहुंच चुकी है। भारतीय रेलवे ने आगामी होली के त्यौहार के दौरान संभावित यात्री भीड़ को देखते हुए अगले महीने की 18 तारीख तक 1244 विशेष ट्रेन यात्राओं से संचालन का निर्णय लिया है और जरूरत पड़ने पर ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। ये विशेष ट्रेनें प्रमुख शहरों, राज्य की राजधानियों और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय केंद्रों को जोड़ेंगी। उत्तरी रेलवे 48 होली स्पेशल ट्रेनों के जरिए 204 यात्राएं और मध्य रेलवे 20 होली स्पेशल ट्रेनों के जरिए 129 यात्राएं संचालित करेगा। पश्चिमी रेलवे ने 32 होली स्पेशल ट्रेनें शुरू की हैं, जिनमें 120 यात्राएं शामिल होंगी, जबकि दक्षिण पूर्वी रेलवे ने 28 होली स्पेशल ट्रेनें चलाकर 107 यात्राओं का संचालन किया है। झारखंड के दुमका में गाड़ियों के बीच हुई टक्कर की वजह से वाहनों में आग लग गई और इस दुर्घटना में 4 ट्रक जलकर राख हो गए। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज कन्नूर रेलवे स्टेशन पर विपक्षी कांग्रेस के छात्र संगठन KSU के कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हो गई। राज्य विधानसभा अध्यक्ष AN शमसीर घटना के समय रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे। उन्होंने बताया है कि मंत्री के हाथ और गर्दन में चोट आई है। घटना के बाद जिलाध्यक्ष समेत 5 KSU कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। शिमला के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने हिमाचल के रोहडू से गिरफ्तार युवा कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं को दिल्ली ले जाने की इजाजत दे दी है और इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम उन्हें लेकर रवाना हो गई। तेलंगाना के हैदराबाद स्थित एम्स बीबी नगर में अब मरीजों के इलाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग शुरू कर दिया गया है। एम्स बीबी नगर की निदेशक डॉक्टर अनिता अग्रवाल ने बताया है कि संस्थान इलाज के साथ साथ AI पर रिसर्च भी कर रहा है। बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने 2 अलग-अलग मामलों में करोड़ों रुपए की हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त किया है। जांच के दौरान 18.6 किलो हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 6.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है और दोनों यात्री गिरफ्तार कर लिए गए हैं। NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश, बिजली और तेज हवाओं का अनुमान जताया है। कल उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। और इसी के साथ ही हमारा ये एक्सप्रेस 100 यहीं खत्म होता है, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। मुझे अनुमति दें। नमस्कार।